क्योंकि अगर वो यूनिसेल्युलर रहता तो हमें दिखाई नहीं देता। यस, मल्टी सेलुलर है, पर यहाँ पर सेल इकट्ठा हुए हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं, वो मल्टी सेलुलर बने हैं, बट देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज और द ऑर्गन। गॉट इट ऑल ऑफ यू? सो दिस वॉज द फर्स्ट ओरिजिन ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिर उसके बाद इवोल्यूशन हुआ, स्पॉन्जेस के बाद नेक्स्ट फाइलम आया, दैट इज द सिलेंटरेटा, जिसको हम निडारियंस बोलते हैं। अब निडारियंस के अंदर आप क्या देख सकते हो? एग्जाम्पल इज हाइड्रा। आप इनके अंदर क्या देख सकते हो कि इनके पास एक माउथ जैसा पार्ट है, देयर इज सम ओपनिंग प्रेजेंट एट द टॉप, वन ओपनिंग प्रेजेंट एट द टॉप विच विल एक्ट एज माउथ एज वेल एज द एनस। मतलब वो लोग वही ओपनिंग से खाना भी खाएंगे और उसी ओपनिंग से वो लोग वेस्ट प्रोडक्ट भी बॉडी के बाहर निकालते हैं। समझ में आया मेरी बात? तो देखो, पहले के पास तो ऐसा कुछ था ही नहीं, सेकेंड इवोल्यूशन हुआ तो एक ओपनिंग तो आया, एक ओपनिंग तो आया जिसके थ्रू द फूड विल बी टेकन इन एंड द वेस्ट मटेरियल विल बी रिमूव्ड आउट। सो अ सिंगल ओपनिंग। क्योंकि सिंगल ओपनिंग है, इसके लिए हम इसको बोलते हैं ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड का मतलब जिसको एक ही साइड में माउथ है, दोनों साइड नहीं है। सो ब्लाइंड सैक का मीन्स ओनली सिंगल ओपनिंग which will act both as mouth as well as anus। ठीक है। तीसरा वाला आप देख सकते हो, यहाँ पे फिश एग्जाम्पल दिया है। तीसरे वाले में हम सब एग्जाम्पल हैं उसके। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो द अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। देखो, ये ऊपर का ये फिश का बॉडी का कवरिंग है, उसके अंदर एलिमेंटरी कैनाल है, तो मतलब ट्यूब के अंदर ट्यूब है ना, तो ट्यूब विद इन ट्यूब, ये एक पूरा बॉडी है और उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल है। अब एलिमेंट्री कैनाल में आप देख सकते हो दो अलग अलग ओपनिंग्स आ गए हैं। माउथ एज अ ओपनिंग थ्रू विच द एनिमल विल ईट द फूड एंड एनस एज अ ओपनिंग थ्रू विच द वेस्ट मटेरियल विल बी रिमूव्ड आउटसाइड द बॉडी। समझ में आ गया बेटा? सो सेल एग्रीगेट, हाँ, सेल एग्रीगेट में the cell has been aggregated but there is no formation of tissues or organ. Next is the blind sac body plan, a single opening which will act both as anus and the mouth. Tube within tube body plan, we are also under the category of tube within tube body plan. जो भी एनिमल के पास दो अलग अलग ओपनिंग्स होता है, एक माउथ और एक एनस, उसको हम बोलेंगे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ठीक है। नेक्स्ट क्राइटेरिया अभी हम समझते हैं, दैट इज द बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री में भी आपको तीन पढ़ना है, असिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड बाइलैटरल सिमेट्री। सिमेट्री का बेसिकली मतलब क्या होता है? अभी आपने लोअर क्लासेस में ज्योमेट्री पढ़ा है, अलजेब्रा ज्योमेट्री, यू आर वेल वर्स्ड विद द टर्म सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब है, व्हेन यू हैव लर्न विद ज्योमेट्री पार्ट, यू हैव सीन दैट जब भी आप एक प्लेन ड्रॉ करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे और आप लाइन के वजह से दो इक्वल प्लेन में डिवाइड कर सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्री। सिमेट्री मींस इक्वल, सेम। ठीक है। तो असिमेट्री में का मतलब है, बायो में जहां पे भी वर्ड अ रहता है, ए, इसका मतलब है नो सिमेट्री। नो सिमेट्री मींस कोई सिमेट्री नहीं। मतलब अगर आप ये स्पॉन्ज को देखोगे ना, सीधा कर्सर, अगर मैं इसको सीधा कट करूंगी तो भी मेरे को इक्वल नहीं मिलेगा, ऐसे कट करूंगी तो भी इक्वल नहीं मिलेगा। कोई भी प्लेन में अगर मैंने इस एनिमल को कट कर दिया, मुझे इक्वल साइज कभी नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे टाइप के बॉडी प्लान को हम क्या बोलते हैं? असिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, नेक्स्ट इज रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब है जब हमें रेडियस से सिमेट्री मिल रहा है। अभी आपको पता है रेडियस क्या है? रेडियस से सिमेट्री मिल रही है। यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ अ हाइड्रा। बेस्ट एग्जांपल इज स्टारफिश। स्टारफिश को देखो, रेडियल सिमेट्री है ना, रेडियस से हमें इक्वल पार्ट्स मिल सकता है, सो रेडियल सिमेट्री। बाइलैटरल सिमेट्री के,
हम एग्जाम्पल है। मिस हाँ बोलो बेटा। मिस इसका रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल फिश भी हो सकता है क्या? कौन सा? फिश फिश नहीं, फिश बाइलैटरल सिमेट्री है। रेडियल का एग्जाम्पल सिर्फ हाइड्रा है, जेलीफिश है, जेलीफिश अलग दिखता है जिसको हम ऑरेलिया बोलते हैं, और तीसरा इज स्टारफिश। समझा? सी एनेमोन भी रेडियल सिमेट्री में आता है, पर जो फिश है, फिश वो बाइलैटरल में आता है। बाइलैटरल सिमेट्री का मतलब बाई मीन्स टू, लैटरल मतलब साइड। अगर आप एनिमल को कट कर रहे हो और आपको सिर्फ 2 ही इक्वल साइड मिल सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, तो हम उसे बोलेंगे बाइलैटरल सिमेट्री। जैसे अगर हमने अपने आप को बीच में से कट कर दिया है ना, तो बीच में से अगर हमने कट किया तो हमें 2 इक्वल साइड मिलेगा ना, सेम टू सेम, हमारा मिरर इमेज है ना। यस, तो मिरर इमेज जब भी फॉर्म होता है दैट इज अ बाइलैटरल सिमेट्री। आप फिश को भी देखो ना, फिश को भी अगर आपने बीच में से कट किया तो आपको ऊपर का साइड और नीचे का साइड सेम दिखेगा, सो दैट इज अ बाइलैटरल सिमेट्री। समझा? ओके, सो हनी बी ले लो, कोई भी ले लो, हनी बी ले लो, कॉकरोच ले लो, क्रैब ले लो, हाँ, ह्यूमन बीन्स ले लो, फ्रॉग ले लो, सबके पास बाइलैटरल सिमेट्री है। So we are also under the category of bilateral symmetry. Next is we are going to learn about the body coelom. Now ये थोड़ा समझना ये है, but आप समझ जाओगे, I know. सीलोम का मतलब क्या है पहले बेटा ये समझ के लो। सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी, बट देर आर 2 टाइप्स ऑफ कैविटी। अभी देखो मैं आपको समझाऊंगी इससे। अब ये स्पॉन्ज है, देखो इस स्पॉन्ज को जब मैंने कट किया तो अंदर आपको ये दिख रहा है कैविटी, जहां पे मैं कर्सर को मूव कर रही हूँ, ये स्पेस नजर आ रहा है ना आपको। तो ये स्पेस है, मतलब कि यहाँ पे कैविटी है। कैविटी मतलब क्या होता है? स्पेस। पर ये वाले स्पेस को हम सीलोम नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। समझा? जो भी एनिमल, अगर मैं इसको ऐसे सिंपल टर्म में आपको बताना चाहूंगी तो ये कैसा दिख रहा है? अंदर से क्या है? खोखला है, करेक्ट ना? अंदर से कैसा है? ये भरा हुआ नहीं है। It is hollow from inside. It is hollow. The body is hollow from inside. ठीक है? So this particular type of body is not called as coelom. So then what is coelom then? Coelom का मतलब, yes, it is a body cavity, but the body cavity should be formed by the alimentary canal. समझ में आया मेरी बात? जब एलिमेंट्री कैनाल के वजह से बॉडी कैविटी फॉर्म होता है। अब देखो यहाँ पे ये एलिमेंट्री कैनाल है बीच का, ऊपर भी स्पेस है, नीचे भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस, यहाँ पे भी स्पेस। तो ये जो स्पेस है ना, इसको हम सीलोम बोलते हैं। समझ में आया सबको? सो प्लीज ऑल डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द नॉर्मल बॉडी कैविटी एंड अ सीलोम। जबकि सीलोम का मतलब भी होता है कैविटी ही, पर ये जो सीलोम, जब हम वर्ड सीलोम यूज करेंगे, दैट मीन्स द स्पेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द एलिमेंट्री कैनाल। जैसे हमारा बॉडी वॉल है, बीच में हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, और जो स्पेस है वो स्पेस में हमारा लंग्स है, हमारा किडनी है, हमारा लिवर है। समझ में आ रहा है आपको? तो वो जो स्पेस है जहां पे अपना किडनी प्रेजेंट है, लिवर है, हमारा लंग्स प्रेजेंट है, वही स्पेस को मैं सीलोम बोल रही हूँ। गॉट इट ऑल ऑफ यू? सो डिपेंडिंग अपॉन कि सीलोम है या नहीं, बॉडी में सीलोम है या नहीं, देर आर 3 different categories of animal. Acoelomate animal, pseudocoelomate animal and coelomate animal. तो obviously we are under the category of coelomate animals, क्योंकि हमारे पास बॉडी कैविटी है, हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल है, और एलिमेंट्री कैनाल के बाद जो जगह बच रहा है वहां पे हमारे बाकी के सारे ऑर्गन्स प्लेस्ड है हमारे बॉडी में, करेक्ट है? पर जो छोटे एनिमल्स है, मतलब इवोल्यूशन में जो फर्स्ट वाले फाइलम्स हैं, उनके अंदर हमें देखो ये ऐसा बॉडी कैविटी नहीं नजर आएगा। ये जो व्हाइट स्पेस है इसके अंदर ऐसा बीच में नहीं नजर आ रहा है ना,
तो ये कौन सा एग्जाम्पल है? सी वाला कौन सा एग्जाम्पल है? असीलोमेट, नो सीलोम, नो बॉडी कैविटी। गॉट इट ऑल ऑफ यू? मतलब एलिमेंट्री कैनाल नहीं है। इन सिंपल वर्ड आई कैन से एलिमेंट्री कैनाल नहीं है, बीच का हॉलो स्पेस है पर एलिमेंट्री कैनाल नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। स्यूडोसीलोमेट, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, सो स्यूडोसीलोमेट का मतलब क्या है बेटा? कि फॉल्स सीलोम, मतलब अब सीलोम होने की शुरुआत हो चुकी है, इवोल्यूशन में सीलोम की शुरुआत हो चुकी है, so called as the pseudocoelom. Got it all of you? So there are three categories: acoelomate, coelomate and pseudocoelomate, and we are coelomate animals. Next which you have to learn is the metamerism. मैंने आपको कल भी बताया था, मैंने आपको एक वर्ड बताया था मेटामॉर्फोसिस, और मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ मेटामेरिज्म। अभी आप सबने बेटा अर्थवर्म देखा होगा, पर शायद ध्यान से नहीं देखा होगा, या फिर देखा भी होगा कुछ बच्चों ने ध्यान से अर्थवर्म को। तो जब आपने अर्थवर्म को ध्यान से देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उसकी बॉडी पे ऐसे लाइन लाइन रहता है, ऐसे लाइन 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 रहते हैं। These are nothing but the segments. हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट्स बोलते हैं। तो क्योंकि अर्थवर्म के पूरे बॉडी पे माउथ टू एनस, पूरे बॉडी पे ऐसे लाइन 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 है, ऐसा सेगमेंट्स प्रेजेंट है, राउंड राउंड सेगमेंट्स प्रेजेंट है, इसके लिए हम इसको मेटामेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। टू बी वेरी स्पेसिफिक, मेटामेरिज्म का मतलब है जब ये बाहर का सेगमेंट कोइंसाइड विद द अंदर का सेगमेंट, जब ये एनिमल को आप कट करोगे ना, अर्थवर्म को जब हम कट करेंगे बीच में से, तो हम देखेंगे कि बॉडी के अंदर भी हमें सेगमेंट नजर आ रहा है, बाहर भी सेगमेंट है और अंदर भी सेगमेंट है, तो ऐसे को हम बोलेंगे मेटामेरिज्म। जस्ट yes, got it all of you? So that is called as a metamerism, okay. So what you have learned today, different types of body plan. Next one is the body skeleton. So there are two types of body skeleton as the एक मिनट बेटा रुक, नहीं सकते हो क्या जाके पागल? ओके, सो मेटामेरिज्म समझ में आया सबको? नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द skeleton. So there are two types of skeleton: endoskeleton and the exoskeleton. Endoskeleton which are present inside the body and the exoskeleton which are present outside the body. एंडोस्केलेटन में हमारे पास कार्टिलेज भी होता है एंड 206 बोन्स होते हैं, ठीक है। और एक्सोस्केलेटन में हमारे पास नेल्स है, हमारे पास हेयर्स है, जो काऊ वगैरह होता है उनके पास हॉर्न्स होता है, यस, जो लायन टाइगर होते हैं उनके पास क्लॉज होता है। तो दिस आर द एक्सोस्केलेटन। जबकि जो नॉन कॉर्डेट एनिमल होते हैं, नॉन कॉर्डेट एनिमल जैसे कि कॉकरोच हो गया, मॉस्किटोज हो गए, हनी बी हो गया, इन लोग के पास अंदर तो कोई स्केलेटन नहीं है पर बाहर स्केलेटन होता है, कॉल्ड एज एक्सोस्केलेटन फॉर प्रोटेक्शन। समझ में आ गया सबको? यस और नो? Yes. So we have finished with all the criteria for animal classification. Now let us move on to the first phylum, that is the phylum Porifera. First phylum Porifera. Examples you can see on the screen. They are the Cycon, Euspongia. पहले के जमाने में ना इससे
इसको स्क्रबिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके लिए यू स्पॉन्जिया को है ना बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं। एंड दिस इज द स्पॉन्जिला। ये सब पानी में पाए जाने वाले हैं। यस, दे ऑल आर एक्वाटिक एनिमल्स। So let us learn more about this poriferans. So poriferans के अंदर you can see that why they're called as porifera. अगर हमने word को split किया तो we can get that pori का मतलब होता है pores and fera का मतलब होता है bearing. ऐसा एनिमल जिसके पूरे बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स हैं या छोटे छोटे होल है पूरे बॉडी पे, इसके लिए हम इसको पॉरीफेरा बोलते हैं। सो pore bearing animals, pore bearing animals are under the phylum Porifera. They are aquatic animals. Aquatic animals का मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ पानी में पाए जाते हैं। Most of them are marine animals. समुद्र के पानी में मिलते हैं, पर कुछ हमें फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। And they are commonly called as, अलग अलग इसमें बहुत सारे स्पीशीज है, but they are commonly called as the sponges. So let us talk about their body. अभी हमने पढ़ा कि इनका asymmetry body है, cell aggregate type का body है इनके पास, ठीक है। And the most important thing is, भले ये animal है, पर they can't move from one place to animal. हमने क्या बताया एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक्स में कि they can move from one place to another. तो ये फर्स्ट एनिमल के कैटेगरी में बैठता ही नहीं है कि ये एक जगह से दूसरी जगह हिल ही नहीं सकता। इसका मतलब ये कौन से टाइप का एनिमल है? दिस इज अ सेडेंटरी एनिमल। सेडेंटरी, यस शेरॉन, इट्स अ सेडेंटरी एनिमल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हमने पढ़ा कि एनिमल शोज रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, है ना। आप कोई भी एनिमल के पास जाओगे, भले वो एंट ही क्यों ना हो, छोटी सी एंट ही क्यों ना हो, आप उसके पास जाओगे ना तो वो डर के मारे इधर उधर भागेगी, है ना। अर्थवर्म को भी अगर आप टच करने का कोशिश करोगे तो वो डर जाएगा और इधर उधर जाएगा। इसका मतलब क्या है? नर्वस सिस्टम इज देयर। नर्वस सिस्टम है तो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस है, बट ये स्पॉन्ज बेचारा ऐसा है कि इसके पास नर्वस सिस्टम भी नहीं है। तो अगर आप इस स्पॉन्ज को टच करोगे ना तो वह उधर ही बैठा रहेगा, ये कोई रेस्पॉन्स आपको नहीं दिखाएगा। समझ में आ गया? सो नर्वस सिस्टम भी इसके पास नहीं होता है। नेक्स्ट फाइलम से हम नर्वस सिस्टम का शुरुआत देख सकते हैं। Now when we talk about the body, as we told that they are the pore bearing animals, तो पूरे बॉडी पे ऐसे छोटे छोटे होल नजर आते हैं हमें, and that pore is called as a ostia. बायो में पोर को ऑस्टिया भी बोला जाता है, so called as a ostia. और एक बड़ा ओपनिंग हमें ऊपर नजर आता है, एक बड़ा सा ओपनिंग which is called as a osculum. So ostia all over the body and osculum at the top of the body. ठीक है। क्या काम है ये ostia and osculum का? ostia से पानी अंदर जाता है और osculum से पानी बाहर आता है। अभी आप मुझे बोलोगे कि मैम ये पानी अंदर क्यों जाता है और बाहर क्यों आता है? सी, अभी ये एनिमल खुद तो नहीं जा सकता ना खाना ढूंढने के लिए, बाकी के एनिमल चल सकते हैं तो वो लोग खुद खाना ढूंढने जा सकते हैं, पर ये बेचारा तो चल नहीं सकता है। तो इसके लिए पानी के साथ, ऑस्टिया से पानी के साथ जो भी फूड मटेरियल्स अंदर जाते हैं, अब फूड मटेरियल्स क्या है? सिंपल एल्गेज एंड ऑल, ठीक है, छोटे छोटे एल्गेज हैं या फिर फाइटोप्लैंक्टॉन्स है या फिर स्मॉल जूओप्लैंक्टॉन्स है, ये सब पानी के साथ अंदर जाते हैं इसके बॉडी के अंदर। इसके बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है उसका और फिर बचा हुआ पानी ऑस्कुलम से बाहर आ जाता है। तो ये इस तरीके से खाना खाता है। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। सो ऑस्टिया से पानी अंदर जाएगा, जो भी पानी में खाने वाला चीज है जैसे कि कोई भी जूओप्लैंक्टॉन्स या फाइटोप्लैंक्टॉन्स या कुछ छोटे छोटे एल्गेज, ये उसको डाइजेस्ट करेगा और बाकी का पानी ये ऑस्कुलम से बाहर निकालेगा। ठीक है, तो ये फंक्शन है ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम का। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पे फोटो में देखो, देख सकते हो आप कि अंदर से बॉडी कैसा है, अंदर से हॉलो है। तो ये हॉलो बॉडी कैविटी को हम क्या बोलते हैं? वी आर कॉलिंग एज द स्पॉन्जोसील। सील का मतलब होता है कैविटी, स्पॉन्जो का मतलब क्या है?
स्पॉन्ज, क्योंकि इसको स्पॉन्ज बोला जाता है ना कॉमनली, सो स्पॉन्जोसील मतलब स्पॉन्ज का कैविटी, ठीक है। अगर हमने इसको कट किया, अब कट करने के बाद देखते हैं कि हमें क्या क्या नजर आता है। तो मैंने इसको ऊपर से नीचे कट किया, और कट करने के बाद मुझे ये सारे स्ट्रक्चर्स नजर आए उसके बॉडी के अंदर। अब अगर मैंने देखा ये स्पॉन्जोसील, तो स्पॉन्जोसील के साइड में दे आर लाइंड बाय, साइड में देयर इज अ स्पेशल फ्लैजेलेटेड सेल्स। ये देख सकते हो ना आप सब, फ्लैजेला वाला सेल, फ्लैजेला मतलब ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड दीज फ्लैजेलेटेड सेल्स आर कॉल्ड एज दी कॉलर सेल्स। कॉलर के जैसा है ना इसके पूरे बॉडी में, तो कॉलर सेल्स, या फिर दे आर आल्सो कॉल्ड एज केयानोसाइट्स, केयानोसाइट्स, कॉलर सेल्स और केयानोसाइट्स। ये फ्लैजिला का क्या काम है? सो दिस फ्लैजिला विल हेल्प इन बीटिंग द वाटर करंट, मतलब वाटर करंट जो पानी आया है अंदर ऑस्टिया से, उसमें से जो भी खाने का मटेरियल है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करता है ये कॉलर सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट, ये कॉलर सेल्स के अंदर ही वी कैन सी देयर आर डिफरेंट, हर एक सेल हेल्प्स इन द डाइजेशन, each and every cell helps in the digestion, so it is said to be intracellular digestion। हर एक सेल डाइजेस्ट करता है। तो मैंने आपको फर्स्ट ग्रेड बताया था ना बेटा, सेल्यूलर डाइजेशन। सेल्यूलर डाइजेशन में क्या बताया था मैंने आपको, जब हर एक सेल इज केपेबल ऑफ डूइंग डाइजेशन। तो स्पॉन्ज के भी बॉडी में ये जितने भी आपको सेल्स नजर आ रहे हैं, ये इकट्ठा तो हुए पर टिश्यू नहीं बना है, इसीलिए हर एक सेल डाइजेशन करता है, ठीक है। एंड दैट टाइप ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड एज इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें, क्योंकि ये पानी में रहता है, यस, तो पानी में रहता है, इसको प्रोटेक्शन चाहिए ना इसकी बॉडी को, तो द बॉडी इज बीन प्रोटेक्टेड बाय कैल्केरियस और सिलिशियस स्पिक्यूल्स, ठीक है। कैल्शियम से बना हुआ या सिलिशियस स्पिक्यूल से बना हुआ स्पॉन्जिन फाइबर से इसका बॉडी सपोर्टेड है, ठीक है। एक्सक्रीशन की अगर हम बात करेंगे, एक्सक्रीशन या फिर रेस्पिरेशन की अगर हम बात करेंगे, तो अगेन हर एक सेल, एज आई हैव टोल्ड यू, हर एक सेल इन्वॉल्व रहता है फॉर एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन एज वेल एज डाइजेशन, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द रिप्रोडक्शन। सो दिस पर्टिकुलर एनिमल, ये आज भी हम इसको देख पा रहे हैं, is all because of the reproduction। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो ये एनिमल कब का एक्सटिंक्ट हो गया रहता, और फिर हम इसे नहीं देख पाते आज भी। बट अगर आज भी हम इसे देख पा रहे हैं तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन। तो ये रिप्रोडक्शन दो तरीके से करता है, दोनों तरीके से करता है, असेक्सुअली भी करता है और सेक्सुअली भी करता है। पहले मैं आपको असेक्सुअल का ही बताऊंगी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है। सो बेटा यहाँ पे ये स्पेलिंग रॉन्ग हो गया बेटा मुझसे, ये हाइड्रा नहीं है, दिस इज स्पॉन्ज। हाँ, सो प्लीज टेक दिस स्पेलिंग मिस्टेक रॉन्ग को थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। ओके, सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं बात कर रही थी आपसे। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट डज बाय, यहाँ पे भी हाइड्रा नहीं है, इट्स अ स्पेलिंग मिस्टेक, इट इज स्पॉन्ज। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये किससे करता है? बाय जिम्यूल फॉर्मेशन, जिम्यूल फॉर्मेशन, ठीक है। सो ये जो जिम्यूल है, जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होता है तब ये जिम्यूल को डिपॉजिट कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये फ्रेश वाटर वाला है, समुद्र के पानी वाला है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, पर अगर समझे फ्रेश वाटर वाला है, तो आपको मालूम है कि गर्मी के दिनों में मोस्ट ऑफ द तालाब जो है वो सूख जाते हैं। तो उस वक्त ये क्या करके रखेगा, ये जिम्यूल बना के ऑलरेडी डिपॉजिट कर देता है सॉइल में, और फिर जैसे ही पानी आएगा ये जिम्यूल बर्स्ट होगा, उसमें से स्पोर्स बाहर निकलेंगे और फिर से नया स्पॉन्ज आ जाएगा,
ठीक है. So in this form, a parent releases a specialized mass of cell which can develop into a offspring. Offspring मतलब बच्चा. Sponges exhibit this type of reproduction, and this is a type of asexual reproduction. Okay. Now here I will be showing you about the sexual type of reproduction in sponges. Again a spelling mistake over here. ये hydra नहीं है, sponge है. Sexual type of reproduction कैसे करता है ये? By the formation of gametes. कभी भी sexual reproduction कैसे होता है? gametes से होता है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ से sperm इसके अंदर जा रहे हैं. Yes. फ्यूज हो रहा है एग सेल के साथ, ये सारे स्पर्म एग सेल के साथ फ्यूज हो रहे हैं, लार्वा बन रहा है और फिर ये लार्वा से नया न्यू स्पॉन्ज बन रहा है. तो दिस इज एन एग्जांपल फॉर सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. आप देख सकते हो कि फर्टिलाइजेशन किधर हो रहा है? बॉडी के अंदर हो रहा है ना. ये एग और स्पर्म बॉडी के अंदर फ्यूज हो रहा है, ये सीलोम यहाँ पे कॉलर सेल्स के बीच में. इसके लिए ये फर्टिलाइजेशन को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. अगेन कौन सा टाइप का डेवलपमेंट होगा बेटा? देखो ये लार्वा कैसा दिख रहा है और अडल्ट कैसा दिख रहा है. तो लार्वा और अडल्ट में बहुत फर्क है. तो ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. समझा? ऑल ऑफ यू समझ में आया? So let's just have a recap whatever we have learned. These animals are aquatic, mostly marine, some are freshwater. Solitary का मतलब क्या होता है? अकेले रहते हैं. या तो अकेले रहते हैं या तो ग्रुप में रहते हैं. तो ग्रुप में रहते हैं तो कॉलोनियल बोलेंगे हम. That depends upon species to species. So some are solitary, some are colonial. They all are sedentary. Sedentary means they are stick to a substratum. Substratum means any support, any rock. Body is asymmetry, or they can be radially symmetry in some of the species. Diploblastic animal है, 2 डम से बने हैं. मल्टीसेलुलर इसलिए दिख रहा है, बट सेल एग्रीगेट टाइप का बॉडी प्लान है. बहुत सारे पोर्स होते हैं बॉडी में, बॉडी वॉल पे, जिसको हम ऑस्टिया बोलते हैं, जहां से पानी एंटर करता है इनटू द बॉडी कैविटी, दैट इज द स्पॉन्जोसील. ऑस्क्यूलम होता है एक बड़ा ओपनिंग ऊपर की तरफ. एंटीरियर मींस ऊपर की तरफ, जहां से पानी बाहर जाता है. ये जो स्पॉन्जोसील है उसके लाइनिंग में वी कैन सी फ्लैजेलेटेड सेल्स एंड दे आर कॉल्ड एज अ कॉलर सेल्स और द केयानोसाइट्स, जो कि इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कराता है. इंट्रासेल्युलर डाइजेशन मींस हर एक सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन. ठीक है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट. नेक्स्ट, body supported by needle like spicules. वो किससे बना है? कैल्शियम कार्बोनेट से या फिर सिलिका से या फिर स्पॉन्जिन फाइबर से बना है. रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से करते हैं. असेक्सुअली बाय बडिंग. बडिंग का मतलब मालूम है बेटा आपको? बडिंग का मतलब क्या होता है? एक छोटा आउटग्रोथ पेरेंट बॉडी पे फॉर्म होता है और पूरी तरह से ग्रो होने के बाद वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है. दैट इज कॉल्ड एज अ बडिंग. ठीक है, बडिंग मींस when a outgrowth is formed on the parent body and after some time when it matures it will detach from the parent body. That type of asexual reproduction is called as a budding. जिम्यूल फॉर्मेशन अभी बताया मैंने आपको. जिम्यूल फॉर्मेशन कब करता है? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन. तो जिम्यूल रिलीज करके रख देगा अनफेवरेबल कंडीशन में एंड देन इट में फिर जब भी फेवरेबल कंडीशन होगा तो जिम्यूल बर्स्ट होगा, उसमें से स्पोर्स बाहर निकलेंगे और उससे नया स्पॉन्ज आ जाएगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमेट्स अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है. फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है?
फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। क्योंकि बॉडी के अंदर हो रहा है इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट देखो, अभी रिप्रोडक्शन के लिए तो इनके पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, प्लस एक और पॉइंट है, पावर ऑफ रीजेनरेशन। रीजेनरेशन मतलब अगर इसका एक छोटा सा भी हिस्सा कट गया, टूट गया, तो उससे एक नया स्पॉन्ज आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लिजार्ड में देख सकते हो, जो घर की छिपकली होती है ना, उसका पूंछ जो है, उसका जो टेल है वो रीजेनरेट हो सकता है। उसकी अगर पूंछ मिस टूट गई, कट गई, मिस ऐसा क्यों पर? हाँ, ऐसा क्यों पर? कुछ ऑर्गन्स होंगे ना रीजेनरेशन वाला, वो वहां पे जो सेल्स है ना बेटा, जो उसके टेल में जो सेल्स है, दे आर हैविंग द पावर ऑफ रीजेनरेशन, देयरफॉर दे कैन डू सेल डिविजन। हाँ बोलो। मैम हेड कट गई तो भी रीजनरेशन होता है अरे ना? नहीं बाबा, टेल, सिर्फ टेल। हेड कट गई तो कैसे होएगा, ओनली टेल। इन केस ऑफ लिजार्ड, इन केस ऑफ छिपकली, बट नॉट इन केस ऑफ हियर। यहाँ पे तो हेड टेल है ही नहीं स्पॉन्ज के पास, तो ये स्पॉन्ज में तो कोई भी हिस्सा टूटेगा तो नया स्पॉन्ज आ जाएगा। समझा? फ्रैगमेंटेशन की तरह। हाँ, यस यस, करेक्ट, फ्रैगमेंटेशन, करेक्ट। फ्रैगमेंट्स मींस अगर आपने एक स्पॉन्ज लिया और उसके छोटे 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 10 फ्रैगमेंट्स कर दिए, तो 10 में से 10 स्पॉन्ज आ जाएंगे। यस यस मैम। Okay, so example is sponges and spongilla. किसी को ये सब में से कुछ डाउट है तो you can ask me. I will show you again all the PPTs once again. You can go through the photos. Use sponge is commonly called as a bath sponge. पहले के जमाने में बड़े बड़े शिप को साफ करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। इट इज, इसको ही देख के हमारे घर का वो जो स्क्रबर है ना, जिससे बर्तन घसा जाता है, बर्तन साफ होता है, वो इसको देख के ही बना है। इवन रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा, टिकट काउंटर पे स्पॉन्ज यूज होता है, उसमें पानी डाल के रखते हैं, है ना, तो दैट आर ऑल आर्टिफिशियल स्पॉन्ज। पर यही स्पॉन्ज को देखकर वो बना है स्पॉन्ज, आर्टिफिशियल स्पॉन्जेस। You can see all the labelings and then we can move on to the next part. Okay, now let us learn the next part, that is the cnidarians. Cnidarians, they are the also called as, क्या बोलते हैं उनको हम लोग, सिलेंटरेटा। अब ये सारे फोटोज को देखो, कितने ब्यूटीफुल कलर्स हैं। This is the Aurelia, also called as a jellyfish. It looks beautiful.
एडमेसिया ऑल्सो कॉल्ड एज सी एनेमोन, हाइड्रा तो हम जानते ही हैं, ट्यूबीफोरा, एस्ट्रिए, looking like a star, like a branches. So they are beautiful in the oceans. Let us talk about them. So again, they are aquatic animals, mostly marine, and few are freshwater. Freshwater की category में ये हमारा hydra आता है. Okay. Again, they are, some are sedentary, जिसको हम ससाइल भी बोलते हैं. ससाइल का मतलब होता है सेडेंटरी. तो सेडेंटरी में एग्जांपल आता है कोरल्स. कोरल्स आर द एग्जांपल. कोरल्स निडारियंस में ही आते हैं. एंड कोरल्स आर सेडेंटरी और ससाइल, मतलब वो मूव नहीं कर सकते. बाकी सारे एनिमल्स ये जो आप देख रहे हो, दे ऑल आर फ्री लिविंग, फ्री स्विमिंग टाइप. द बॉडी यू कैन से दैट इट इज रेडियली सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक, ब्लाइंड साइक बॉडी प्लान. अच्छा, yes. Now here we can see, if you see this one and this one, हाइड्रा को देखो और इसको देखो, ऑरेलिया को, जेलीफिश को, तो हमें नजर आएगा कि दो टाइप का बॉडी फॉर्म नजर आ रहा है. यहाँ पे हाइड्रा में द बॉडी इज सिलेंड्रिकल, लंबा है बॉडी, और यहाँ पे जेलीफिश में अम्ब्रेला के जैसा बॉडी है, अम्ब्रेला, इट इज अम्ब्रेला लाइक बॉडी. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी फॉर्म. अगर ऐसा सिलेंड्रिकल और लंबा है तो हमें उसको बोलेंगे पॉलिप फॉर्म, पॉलिप, POLYP, पॉलिप फॉर्म. और अगर ऐसा अम्ब्रेला की जैसा रहेगा तो हम उसे बोलेंगे मेड्यूसा फॉर्म, मेड्यूसा. सो मेड्यूसा टाइप ऑफ बॉडी फॉर्म का एग्जांपल इज जेलीफिश, एंड सिलेंड्रिकल का एग्जांपल इज हाइड्रा. ठीक है. नेक्स्ट, you can see again, this is the medusa form and this is the polyp form. When we talk about inside, we can see a body cavity which helps for both circulation and digestion. मतलब इनका जो बॉडी कैविटी है ना बेटा, वो दो काम करता है. अभी देखो, स्पॉन्जेस के पास तो कोई डाइजेस्टिव सिस्टम था ही नहीं, और न ही कोई सर्कुलेटरी सिस्टम था. वहां पे हर एक सेल करता था ये काम. बट अगर हम इनकी बात करेंगे, एक फाइलम हम आगे आ गए हैं, तो यहाँ पे जो बॉडी कैविटी है वो दो काम करने लगा, सर्कुलेशन जैसा कुछ तो काम और डाइजेशन जैसा काम. ठीक है. नो डाउट हमारे जैसा इनके पास स्टमक विमक नहीं रहेगा, बट इट इज अ ओरिजिन कि हो रहा है, अब शुरुआत, सिस्टम का शुरुआत हो रहा है. तो ऐसा कैविटी, ऐसा बॉडी का कैविटी जो दो काम करता है, दैट इज सर्कुलेशन आल्सो एंड डाइजेशन, इसके लिए हम इसको बोलते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी. क्या बोलेंगे हम इसको? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी. समझे मेरी बात? So that is called as a gastrovascular cavity. Gastro का मतलब होता है स्टमक, एंड vascular का मतलब होता है related to circulatory system. और यही गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी को सिलेंटरॉन भी बोला जाता है, सिलेंटरॉन. इसके लिए ये फाइलम का नाम सिलेंटरेटा भी है. सिलेंटर का स्पेलिंग बोलो. COELENTERON, सिलेंटरॉन. और उसके बाद अगर आपको सिलेंटरेटा करना है तो RATA करना है. फाइलम सिलेंटरेटा, और जो कैविटी है उसका नाम है सिलेंटरॉन. सिलेंटरॉन का मतलब ही होता है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी. चलो, अभी आप देख सकते हो कि इसके पास टेंटाकल्स हैं, है ना, ये ऊपर टेंटाकल्स है ना इसके पास. इसके जो टेंटाकल्स हैं, इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का सेल्स होता है जिसको हम बोलते हैं नीडोब्लास्ट. आप देख सकते हो यहाँ पे नीडोब्लास्ट. द टेंटाकल्स have a special type of cells called as a nidoblast. You can see the spelling over here, nidoblast. And these nidoblasts are stinging cells. Stinging का मतलब क्या होता है बेटा? डंक मारने वाला.
ठीक है। एंड दीज स्टिंगिंग सेल्स आर बीन यूज्ड फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस। मतलब क्या, अगर इसको ऐसा खतरा लग रहा है कि बाबा मेरे को कोई तो खाने के लिए आ रहा है, हाइड्रा को डर लग रहा है कि मुझे कोई तो खाने को आ रहा है, हाँ डिफेंस के लिए यूज होगा, वो डिफेंस करे। हाँ, तो वो स्टिंग करेगा, इससे उससे डंक मारेगा। आप देख सकते हो स्टिंगिंग सेल से वो डंक मारेगा और भाग जाएगा। पर यही जो नीडोसाइट्स है, इसी से वो अपने खाने का भी इंतजाम करेगा। मतलब अगर इसको किसी को खाना है तो डंक मार के खा लेगा। तो मतलब ऑफेंस एंड डिफेंस, ठीक है। Got it, all of you? Next point about them is, first time we can see the origin of nervous system. हम nervous system का शुरुआत देख सकते हैं। Obviously, the nervous system is not in the form of brain and spinal cord or like that, but पूरा बिखरा हुआ है, पूरे बॉडी में बिखरा हुआ नेट है, called as a nerve net. And ये याद रखो, first time in the animal kingdom we have seen the origin of nervous system in the Coelenteron, that is Coelenterata phylum or the Cnidarians, ठीक है। तो पूरे बॉडी में नर्वस सिस्टम ऐसा नर्व नेट के फॉर्म में बिखरा हुआ है, एंड इसके वजह से दे शो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। When we talk about the reproduction, reproduction is by both way, asexual as well as by sexual method. अगेन असेक्सुअल मेथड से बडिंग के थ्रू कर सकते हैं, रीजेनरेशन से भी हो सकता है, और अगर मैं सेक्सुअल की बात करूंगी तो ऑब्वियसली गैमेट फॉर्मेशन से होता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दे शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब एक फॉर्म के बाद दूसरा फॉर्म, एक बार पॉलिप फॉर्म फिर मेड्यूसा फॉर्म, पॉलिप फॉर्म मेड्यूसा फॉर्म, तो इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट, alternation of generation. So एक बार alternation of polypoid generation, ये polypoid generation है, और फिर आएगा मेड्यूसा वाला, सो मेड्यूसॉइड जनरेशन। सो ऐसा ये पूरा साइकिल घूमते ही रहता है। ये फेनोमेनन को हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। अभी आपने देखो मेटा वाला बहुत सारा वर्ड पढ़ा है, मेटामॉर्फोसिस पढ़ा, मेटामेरिज्म पढ़ा, अब ये मेटाजेनेसिस है। सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन ऑल द मेटाज। मेटाजेनेसिस का मतलब होता है अल्टरनेशन ऑफ पॉलीपॉइड जनरेशन विथ मेड्यूसॉइड जनरेशन। दिस इज द डेफिनेशन। यू कैन सी वेरी नाइसली एंड क्लियरली इट इज बीन शोन। कहीं से भी आप शुरुआत करो क्योंकि इट्स अ साइकिल। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर इटसेल्फ। तो ये पॉलिप फॉर्म है, वो डेवलप होके मेड्यूसा बनेगा, फिर ये वापस डेवलप होके पॉलिप बनेगा, तो ये ऐसे ही होते ही जाएगा। तो ये जो नीचे का हिस्सा है, दिस इज अ पॉलीपॉइड जनरेशन, असेक्सुअल से होता है। याद रखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पॉलीपॉइड जनरेशन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेड्यूसॉइड जनरेशन होता है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉलीपॉइड, बाय सेक्सुअल reproduction medusoid. Got it all of you? And this is budding. देखो एक न्यू बर्ड फॉर्म हो रहा है पेरेंट बॉडी पे। जब वो पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा तो इट विल डिटैच फ्रॉम द बॉडी एंड इट विल ग्रो, इट कैन लीड अ न्यू लाइफ. So in Hydra, a bud develops as an outgrowth due to repeated cell division at one specific site. Yes, I just wanted to tell you about this corals. आपको पता है, आप अगर प्लेन से जाओगे तो when you look down, ठीक है, आपको जो सी का कलर है वो ब्यूटीफुल कलर्स दिखेंगे, रेड कलर, या फिर आपको कभी स्कूबा डाइविंग के लिए जाने को मिलेगा तो आप नीचे समुद्र के नीचे ब्लू कलर, रेड कलर, पर्पल कलर, येलो कलर, ये सारे कलर्स देख सकते हो. एंड द ब्यूटिफिकेशन इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस कोरल्स बिलोंगिंग टू द फाइलम निडारियंस. ठीक है, मिस लेकिन पर वो शेल्स होता है ना, वो रेड कलर वो शेल्स होते हैं ना, शेल्स. अरे शेल अलग है बेटा, वो मॉल्यूस्कन्स है, मैं शेल नहीं बता रही हूँ, वो मॉल्यूस्कन्स है. शेल जो बता रहे हो ना आप, वो शिम्पी के बारे में बोल रहे हो ना, दे आर मॉल्यूस्कन्स, दे आर नॉट हियर दैट. कोरल्स अलग होते हैं.
ठीक है, दे आर सेडेंटरी, कोरल्स आर सेडेंटरी, और वो जो आप बता रहे हो दैट शेल्स आर मूवेबल, ठीक है। These corals are sedentary and they are making the ocean or the sea life colorful, ठीक है, they are of various color, बहुत सारे colors होते हैं इनके अंदर। एंड इनका फंक्शन क्या है? कोरल रीफ, यू कैन सी कोरल रीफ ओवर हियर, यू मस्ट हैव लर्न इन योर ज्योग्राफी लेसन, हाँ, कि कोरल रीफ से हाई टाइड से बच सकते हैं। सो कोरल रीफ प्रिवेंट फ्रॉम हाई टाइड से बचाता है ये। एट दिस साइड यू कैन सी अ रेड कोरल। रेड कोरल एक बहुत ही प्रीशियस स्टोन है जिसको आप मूंगा भी बोलते हो, वो ग्रह लोगों के इसमें रहता है ना, वो अंगूठी में पहनते हैं, रेड कलर का कोरल, इट्स अ प्रीशियस स्टोन, बहुत ही महंगा मिलता है, वो ज्वेलरी के दुकान पे मिलता है वो, ठीक है। इवन कोरल्स आर द सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड देयरफॉर कोरल्स के टैबलेट फॉर्म मिलते हैं, बिकॉज जिसको कैल्शियम डेफिशिएंसी है दे कैन टेक दिस कोरल कैल्शियम्स, ठीक है। So there are many uses of this corals, okay, and corals are sedentary ones as I've told you just now also, and they can be used for decoration। ये देखो coral से कितना अच्छा अच्छा decorations भी किया जाता है बहुत। So just have a look whatever we have learned for corals, sorry, cnidarians। Cnidarians are also called as the Coelenterata, yes, दे आर आइदर कोलोनियल और सॉलिटरी। अकेले रहने वाले में कौन है? हाइड्रा। और कॉलोनी में रहने वाला कौन है? अभी हमने देखा कोरल्स। कोरल सेडेंटरी होते हैं और बाकी के सारे लोग फ्री लिविंग हैं। मोस्टली समुद्र के पानी में, कुछ लोग फ्रेश वाटर वाले हैं। फ्रेश वाटर में हाइड्रा एग्जाम्पल है। यहाँ पे अब इवोल्यूशन हुआ है तो अब सेल से टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन आ गया। बॉडी इज रेडियली सिमेट्री, इनके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसको हम बोलते हैं नीडोब्लास्ट, और ये नीडोब्लास्ट के अंदर एक स्टिंगिंग स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं नेमेटोसिस्ट, which are being used for offense and defense। जो बॉडी कैविटी है उनका वो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है, मतलब which helps in digestion as well as for circulation। और यही गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी को हम सिलेंटरॉन भी बोलते हैं। दो टाइप का बॉडी फॉर्म मैंने आपको बताया, पॉलिप फॉर्म एंड मेड्यूसा फॉर्म। जो पॉलिप फॉर्म वाला बॉडी रहता है वो सेडेंटरी होता है, ट्यूबुलर होता है, या फिर आप उसको सिलेंड्रिकल भी बोल सकते हो। और जो मेड्यूसा वाला होता है वो फ्री लिविंग होता है, अम्ब्रेला के जैसा होता है, जैसे कि जेलीफिश के जैसा। इनके अंदर हमें मेटाजेनेसिस देखने को मिलता है। मेटाजेनेसिस का मतलब है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एक बार पॉलीप्लॉइड और एक बार मेडुसॉइड जनरेशन। ब्लाइंड साइक का बॉडी प्लान है, एक ही ओपनिंग है which will act both as mouth and anus। माउथ के पास टेंटेकल्स होता है जिससे वो लोग लोकोमोशन भी करते हैं और उसी से अपना खाना भी पकड़ते हैं। प्रे मीन्स उनका खाना। नर्वस सिस्टम ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम इवॉल्व हुआ है तो इतना अच्छा नहीं है, बट इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नर्व नेट। Yes, these animals are hermaphrodite। hermaphrodite का मतलब होता है bisexual। bisexual का मतलब है when both the sexes are present in the same body। sexual reproduction by gametes, asexual by budding or fragmentation। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? corals are being used for calcium supplement, decorative articles, red corals as I've told you it is a precious jewelry। कोरल रीफ से हाई टाइड से बचा जाता है। और बाकी के एग्जांपल्स में से डिप्लोब्लास्ट है। हाँ, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है ना। मैंने आपको बताया था ना बेटा, ट्रिप्लोब्लास्ट कहाँ से शुरू होता है, आपको मैंने बताया था ना। हाँ, तो प्लैटी हेलमिंथिस अभी तक आया ही नहीं बच्चा। यस देखो यहाँ गया,
ओके, सो एक बार देख लो निडारियंस के बारे में। किसी को कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी। देखो एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही है और सेपरेटेड बाय मीजोग्लियल्स, दैट मींस दे आर डिप्लोब्लास्टिक। ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है और बीच में मीजोग्लियल है। यहाँ पे मीजोडर्म नहीं है, अगर मीजोडर्म होता तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता। You can see about the nematocyst also. So for capturing prey and self-defense. Nerve net you can see. You can see the metagenesis, alternation of generation, polyploid by asexual reproduction and medusoid by sexual reproduction. This is the about the hydra budding. A new bud has been formed, and about the corals. And just go through the points. मिस स्टिंगिंग स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? हेलो मिस।